बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, ईद का तीसरा दिन बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं और हमारे साथ आज दो शामें गुजारने के बाद एक सुबह गुजार। कभी कभी ऐसा लगता है कि सुबह दोपहर शाम वाला मामला चल रहा है, लेकिन क्या करें, जिंदगी में सुकून नहीं है ना। ईद के ऊपर आना और आपके साथ वक्त बिताना हमें अच्छा लगता है। बाय द वे, ये अरमला हसन है, ये इमरान हसन है। उम्मीद करते हैं इट वाज गुड, आई लाइक इट। जब ये है इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। ईद का तीसरा दिन है और हमने ईद 2 दिन आप लोगों के साथ सेलिब्रेट की है। हमें बहुत मजा आया। मैंने तो बहुत सेलिब्रेट किया है। हाँ, ये मुझे अंदाजा था और हम खुद कहते रहे हौसले से खाएं, एहतियात से खाएं, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ आज इनकी सुबह आमद से कि इन्होंने खुद हौसले का मुजाहरा नहीं, मैं जब गया तो वो इत्तेफाक से मैंने क्लिप खोला, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो फिर मैंने खाया खुल के, मैंने कहा इट्स ओके। चलें, घबराना है या नहीं ये तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जी आज के शो में भी हमारे पास आज यूजुअल हमारा फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज हम फिर सोफा पे बैठे हैं, बट स्टिल हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे। कुछ सेगमेंट्स भी हैं जो हम आपको ईद के मौके पर स्पेशली आपके लिए लेकर आए हैं, तो उसका भी हम आपका जो कह लें ऑन एंड ऑफ आपको उसकी भी एक डोज देते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करवाइए। हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चिमना साहिबा मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मैडम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? खैर मुबारक एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्लस जबरदस्त। इसके साथ साथ जी हमारे पास सिंगर है, इन्होंने नेस्कैफे बेसमेंट से अपने करियर का आगाज किया और फिर इनके सिंगल्स आए और उसके बाद इन्होंने धूम मचाई। बहुत जबरदस्त गाते हैं, बहुत अच्छी आवाज है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सिफ्तैन खालिद हमारे साथ मौजूद है। सिफ्तैन, वेलकम टू शो, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक ठाक। ईद मुबारक आप दोनों। और ईद के चांद की तरह ये निकले हमारे सेट के ऊपर, हमें ज्यादा अच्छा। इसके साथ साथ फातिमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। शी इज अ होस्ट, एक टीवी चैनल पे शो भी करती हैं और इसके साथ साथ पहले भी अपना करियर एज अ होस्ट ही शुरू हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी चीजें जो के लिए स्विच भी की, वो भी हम जानेंगे। मॉडलिंग भी करती हैं और आगे इनका प्लान है कि इन्होंने एक्टिंग भी करनी है। ये भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो इनको भी वेलकम करेंगे। फातिमा, वेलकम टू द शो। कैसे so much and a very Eid Mubarak to all of you. यस, ये इनके भी प्रोग्राम का एंड नहीं, आप भी मेरी दोस्त हैं, मैं बना लेती हूँ। जबरदस्त। फातिमा, सिफ्तैन और मुसर्रत जमशेद चिमना साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ईद कैसी गुजरती है मैडम, आप सबसे पहले ये बताएं। ईद बहुत बिजी और उसमें मेरी ईद में ट्रैवलिंग भी हुई। फर्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग तैयार होके फिर ससुराल जाना होता है, वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम वाली ईद होती है। पूरा ख़ानदान माशाल्लाह से जमा होता है, बच्चे तो बहुत इंजॉय करते हैं। सेम डे वापसी आफ्टर लंच, बिकॉज फिर लाहौर की ईद शुरू होती है। हल्का अहबाब दोस्त ये वो, तो टू बिजी। और फिर चूँकि चीमा साहब अब इस्लामाबाद होते हैं फुल वीक, तो फिर इस दफ़ा लोगों का मिलने मिलाने का रश ज़रूरत से ज़्यादा था। वो एक ईद का भी लोगों ने अपॉर्चुनिटी ली और फिर जिनका मिलना उनको ये पता होता है कि अब वीक डेज में इज़ नॉट अवेलेबल, तो ईद पे तो है ना। तो मेरी ईद खासी टायरिंग और स्टाफ भी आपको पता हाफ होता है, उसके साथ मैनेज करना। और फिर मुझे लगता है बड़ी ईद खवातीन जो अहले खाना खातून खाना होती है उनके लिए चैलेंजिंग ही होती है समाज, मुझे लगता है काम थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, जो सिवाय उन फैमिलीज के जो एक सो कॉल्ड हमने ईद सो के गुजारी, जो जागने वाले हैं उनके लिए तो बहुत से लोग हैं, ये मत पूछिए, बहुत से लोग हैं। तो मैं डिस्करेज करती हूँ और मैं उनको कहती हूँ कि ये दिन बिल्कुल भी सोने के लिए नहीं है। ईद के तीनों दिनों सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के तैयार होना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए और ये एक हमारा मजहबी फरीजा है। आपके बच्चे जल्दी उठ जाते हैं ईद वाले? मेरे बच्चे हैं ही अर्ली राइजर। अच्छा, ये बड़ी माशाल्लाह। बच्चे नहीं उठते ना, बच्चे मेरे दोनों बेटे हैं, बाप पे हैं, वो मेरे से ज्यादा जल्दी तीनों उठते हैं। ये तो अच्छी बात। चले हम सिफ्तैन से भी पूछ लेते हैं। सिफ्तैन ने वैसे पहले ही हैंड रेज कर दिया था कि मुझसे जागने के वाले सवाल ना किया जाए। सो के नहीं गुजारनी, नहीं गुजारनी, गुनाह भी मिलता है और बुरा भी लगता है। बैठ के सब सच ही बोले तो आप कह सकते हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो फॉर द जॉगिंग। और नहीं, मैं सोया, मैं नमाज पढ़ के सो जाता हूँ, नमाज पढ़ के सो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठते हैं शाम। और हर ईद ऐसी होती है, बीच में ईद मिल भी लिया करें सिफ्तैन। नहीं वो शाम को ऑब्वियसली उठ के फिर सारी शाम को ईद फैमिली। कभी इलेक्शन लड़ना भी पड़ सकता है, इसलिए कह रही है। कभी सियासत, म्यूजिशियंस का कोई ताल्लुक नहीं। वैसे म्यूजिशियंस का भी सिफ्तैन को जब हम सुबह सुबह बुलाते हैं कहते इतनी सुबह सुबह बुला लिया, हमारे लिए तो ये नॉर्मल था, इनके लिए बहुत सुबह थी और नॉर्मली म्यूजिशियंस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। फातिमा, आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद भी सो के गुजरती है और 4 बजे के बाद मेरी ईद शुरू होती है। और आज तो क्योंकि आई हैव टू रिकॉर्ड माय ईद शो एज वेल, तो इसके बाद शाम में मुझे यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे जाना है, अपने शो पे वो रिकॉर्डिंग करनी है।
तो पहला दिन तो बिल्कुल सो के गुजरा है। 5 बजे पहले उठती हूँ, कुर्बानी देखती हूँ और फिर सो जाती हूँ। देखती हैं कुर्बानी? देखती हूँ बिल्कुल। बचपन से एक ही रूटीन है। डोंट टेल मी, सुबह टीवी उठना पे है। देखती हैं? नहीं, टीवी पे नहीं बराह रास्त देखती हूँ। टीवी पे तो वैसे ही बहुत कुर्बानियाँ हो रही होती हैं, अदर देन कुर्बानी से पहले भी कुर्बानी हाँ, कुर्बानियाँ हो रही होती हैं। ये जो एंकर्स होते हैं, ये मतलब इनकी, या जो टीवी होस्ट होते हैं या टीवी पे काम करने वाले ओवरऑल लोग, उसमें आर्टिस्ट भी आ जाते हैं, इनकी ईदें थोड़ी आपको लगता है कि ज्यादा मसरूफ होती हैं एज कम्पेयर टू आम लोग, या क्योंकि लोगों को पता नहीं होता ना, तो आप जरा बताइए। आई थिंक मसरूफ भी होती है एंड इन अ वे वी आर ब्लेस्ड कि हम सिर्फ अपनी फैमिली के साथ नहीं, मतलब हमें एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और हम पूरी अपनी आवाम के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो आई थिंक दैट्स मोर। अच्छा, देयर वाज अ टाइम जब मैं बड़ा एक्साइटेड होता था, जब मैं लोगों को ईद शोज में देखता था, हम घर पे टीवी देखते थे बच्चे बैठ के कि यार ये कितने ब्लेस्ड लोग हैं ना, टीवी पे बैठे हुए और ईद शोज कर रहे हैं। Exactly. अब जब काम करना पड़ता है और एक एक दिन में ज्यादा काम, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, तो बाज़ औक़ात बड़ा हेक्टिक भी हो जाता है। अच्छा, नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है। You still enjoy? Yes, I still enjoy क्योंकि फैमिली में She still enjoys. आजकल वो सिचुएशन हो गई है ना कि मतलब फैमिलीज में खुशी गमी में मिलने वाला सीन होता है, और अगर ईद है, ईद पे मिलके बस घर आ जाएं, तो मेरी नॉर्मल डेज ज्यादा अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली ईद डेज बोरिंग हो जाते हैं, सो रिकॉर्डिंग वुड बी मोर फन। ओके, Yes. परफेक्ट। ज़ैबा, नॉर्मली वैसे आपने पहले भी बताया कि यू आर वेरी गुड मैनेजर, आप अपने स्टाफ के साथ बड़ा करती है। कभी खुद भी कोशिश की ईद पर कोई खाना, कुकिंग, कोई चीज़ जो आपको पसंद हो आप बनाएं? अब मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे खाना बनाना आता नहीं, और ईद के दिन आप मतलब ट्राई किस्म का मतलब जो कि बनाए वाले और दिन ठीक तजर्बा ना किया भी बना, नहीं जाता। तजर्बा वाला बिल्कुल भी नहीं किसी को देना चाहिए। लैब टाइप का खाना। अच्छा, ठीक हो गया। अगर किसी ने ट्राई करना भी है ना तो बाकी दिनों में करे, ईद पे तो ईद पे रिस्क नहीं लेती। आई थिंक अर्मिला जैसे हंसी अर्मिला ने किया है। मुझे लगता है ईद वाले दिन ही बना कर दिया। के मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, तो मैं तो कभी ट्राई नहीं ये करती। बातों की हद तक पिछले 1 साल से बहुत अच्छा खाना बना रही है। यार मतलब कोई खाने की तैयारी नहीं और, है। सब मुझे बार-बार कहते हैं आपकी शक्ल से लगता है आपको खाना मिस्ट्री बनाना मिस्ट्री नहीं चाहिए। अच्छा, मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारे साथ सिफ्तान है, और सिफ्तान एक खामोश तबा आदमी है, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं, बहुत सुबह सुबह उठा हूं, अभी तो आंखें नहीं खुली, हम तो आवाज अगर कैसे फौरन से निकलेगी? कहते हैं कि हमें कुछ ये सुनाएं, तो आप गाना भी सुनाएं। सुना के बिल्कुल वार्म अप सुनाएंगे, करेगा, आप फिर बोलेगा। बिल्कुल सुनाऊंगा। चले, हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ सुनाते हैं। दूसरा, ये जो कुकिंग की बात हो रही है, तो किचन में जाते हैं आप? बिल्कुल, मैं बिकॉज आई लिव अलोन, तो मैं खुद ही खाना बनाता हूँ। खुद बनाते हैं जी? तो ज्यादातर क्या बनाते हैं जो अक्सर आप क्विक मुझे अंडा बहुत अच्छा उबालना आता है, बाय द वे। वाओ। बट आई मेक स्टेक्स एंड पास्तास और इस तरह की चीजें मैं बना लेता हूँ खुद ही। अच्छा, ओके। तो आप आए कभी, आपको खिलाऊंगा जरूर। आई होप अर्मिला जैसा नहीं, जैसा ये कह रही है कि बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे कभी हमें नसीब नहीं हुआ खाना। यार मतलब यार, वैसे सबको बॉयज खुद invite के लिए करूंगा। ये कुकिंग वगैरह जरूरी है, यू थिंक आनी चाहिए, या इट्स ओके? इसमें कोई बुरी बात तो नहीं अगर खाना बनाना हाँ, आता है। मतलब क्या हाथों में दर्द होगा आदमियों के अगर वो खाना बना लेंगे आप तो? देख लीजिए अब जितने ये बड़े बड़े चीजें नहीं शेफ्स रही, हैं, अब सब मेन चीजें मर्द नहीं हैं। रही कि ladies and नहीं, मैं gents तो ये का। सोच रहा हूँ कि क्या ये जरूरी है या चल रहा है हमारा जैसे नहीं चलता नहीं, जरूरी है। नहीं, जरूरी है। अब आगे जाके ना वुमेन एम्पावरमेंट वाला सीन आ गया, खाना बनाना सीख लें आप। भाई अब लड़कियां अपना भी तो खाना खुद गर्म अपना खाना खुद गर्म करें। लड़कियां भी तो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, बाहर काम कर रही हैं, सो व्हाई नॉट यू गाइस आल्सो हाँ, दोनों एक स्टार्ट। दूसरे चाय की कॉफी हेल्प की हद कर तक तो लेना। ठीक है। मसलन मेरे बेटे ही हैं, तो मेरे बेटे को इतना शौक है छोटे वाले को, स्कूल में भी अब छोटे बच्चों को सिखाते हैं बेकिंग और स्मूदीज, इनिशियल इस तरह की चीजें। चीजें, हाँ। हाँ, तो मेरा बेटा कुक के साथ लगा अच्छा, होता वैसे है। इसमें जब भी हम एग्जांपल देते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि जितने भी बड़े होटल्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी चेन्स हैं, उसमें जो हेड शेफ होता है हमेशा मेल होता है। मेल होता है। तो अब तो और ये डिस्क्रिमिनेशन इसका खत्म इससे होगी कि साबित हुआ कि कुकिंग हमारे करनी है तो हाथों में औरत नहीं जायका करनी ज्यादा है, काम करना है तो मर्द नहीं करना, अब तो दोनों ही कर रहे हैं। जिससे तो जिसको बता जो रहे काम अच्छा आता है वो करे। कुछ म्यूजिक हो जाए सिफ्तान। और मैं आपको अब तो बिल्कुल वाकई सुना बहुत जरूरी हो हाँ, गया। बहुत जरूरी हो गया। तो अच्छा, इस गाने के हवाले से आई ऑलवेज हैड अ क्वेश्चन। वही People have a lot of questions about this. समझ गए आप। मेरा सवाल ये है कि ये गाना जब यशल ने गाया, जो एक न्यू सिंगर हैं, और शौकिया उन्होंने एक गो में रिकॉर्ड करवाया, वो गाना वो ज्यादा निकल गया। हालांकि मैंने जब नहीं, उसकी रिलीज से नेस्कैफे वाला पहले आप वाला जब मैंने सुना तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा आपने गाया, और उसका फिर वो अकॉस्टिक भी बहुत मुझे पसंद है, वो जो आपने ओरिजिनल हाँ, I did with Leo Twins. अकॉस्टिक बड़ा अच्छा है। मेरे बड़े लेकिन close friends हैं। कभी-कभी ये बंदे को फील आता है ना, यार मेरे वाले को इतने ज्यादा व्यूज नहीं मिले, फॉलोअर्स यार, नहीं जो मिले, चीज जिसके नसीब में होती है आप उससे नहीं छीन सकते। बट इट्स अ वेरी गुड कॉम्पोजिशन। ये लिरिक्स भी सिफ्तान ने खुद लिखे हुए हैं और ये I've written the कॉम्पोजिशन भी song सिफ्तान की है, एंड इट वाज सच अ गुड सॉन्ग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये नेस्कैफे बेसमेंट में आया तो ये उस नहीं, तरह even से, at that point it was like the second most played song of the season. हाँ, बट स्टिल यशल के बाद ये बहुत ज्यादा मतलब उसने एक सुना गया। मैसिव एक लोगों की ना दुखी दिल, शायद उसने थोड़ा बिल्कुल दर्द वो- ज्यादा डाल नहीं, दिया नहीं, था। she is a wonderful singer। मुझे भी याद है बेसमेंट आई थिंक सीजन 5 के ऑडिशंस के लिए आई वाज इन द पैनल, तो मैं जुल्फी भाई शेरी था साथ में, एंड वी वर ऑडिशनिंग हर।
हमने सीजन 5 के लिए उसको ऑडिशन किया था, बट इन द मेन टाइम उसने ये गाना रिलीज कर दिया था। उसने ऑडिशन में भी यही गाना गाया। ओके। एंड देन जुल्फी भाई सेड कि तुम बताओ, तुमने सेलेक्ट करना है, तुम्हारा गाना गाया। मैंने कहा यार नहीं बहुत अच्छा गाया, सो वी सिलेक्टेड हर, बट पता नहीं क्यों वो लेकिन अभी तो वो खैर प्लेबैक वो उसमें करी है, हाँ, काफी नहीं, OSTs she's doing good, वगैरह। माशाल्लाह। ओके, सो फातिमा, हमें पता लगा आप भी बड़ा अच्छा गाती हैं। नहीं मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है। Cute lady, अच्छा लोग कहते हैं कि बाथरूम सिंगर है, मैं वो भी नहीं हूँ। अच्छा बात So मैंने you भी can वहीं से शुरू you can किया था। imagine, नहीं सब वहीं नहीं। से शुरू करते हैं यार। सब वहीं से शुरू करें। So मैं नहीं चाहती कि ईद जो है वो खराब हो जाए और शो इतना अच्छा जो नहीं हो डिजाइन सकता है किया कि आप बहुत लोगों ज़्यादा ने। नहीं टेस्ट डेवलप हो चुका हुआ है बकरों की बाँ सुन के ना। हर जगह से आवाजें आ रही थी। मैं आपको एक बात फातिमा, बताऊं, you ये can मेरा try। एक्सपीरियंस है अपने छोटे से करियर के अंदर कि जो लोग भी ऑन स्क्रीन आते हैं, जो लोग भी ऑन स्क्रीन आते हैं, कहीं ना कहीं उनमें ये सब टैलेंट्स होते हैं। थोड़ी सी एक्टिंग, थोड़ी सी होस्टिंग, थोड़ी सी सिंगिंग, वो एक चीज के अंदर अच्छे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा आप इमरान खुद बहुत अच्छा ये गाते गाते हैं। बहुत अच्छा ये गाते गाते हैं। बहुत अच्छा है। Yes. अच्छा ये अपनी बहुत बात तो नहीं, कर रहे हैं वैसे तो करते आप हैं। बता देना। ये सब कर लेते हैं। अब मैंने इससे और सत्तैन से इकट्ठे कुछ सुनना है। सत्तैन ब्रेक से और वापस मेरा आते कोई हैं। मुकाबला ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम गाने भी सुनेंगे, बातें भी करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा, हम शो में हैं। ये हम शो में थे, ये लगा ऑफ मैं एयर जाम कर रहे थे। जामिंग हो रही थी। हमने सोचा इसको ऑन रिकॉर्ड डाला जाए और फिर आप लोगों को भी दिखाया जाए कि इमरान हसन और सत्तैन खालिद मिलके कुछ जामिंग कर रहे थे। क्या कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। एज यूजुअल ही इज अ वेरी गुड सिंगर, यू नो आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिम, अदर देन Thank you, thank मुयस्सर है हमें तो हमें थोड़ी कदर कम है, बट इज अ वेरी गुड सिंगर। और मैं अक्सर जब सत्तैन के गाने रेडियो पे भी चला रहा होता हूँ या सुन रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ऐसा जो सॉफ्ट किस्म का एक वोकल है या टोन है वो बहुत कम लोगों का है। आप यार आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे। चूंकि मुशर्रफ साहिबा भी हमारे साथ हैं और ये भी बड़ी आर्ट लविंग किस्म की शख्सियत हैं, पॉलिटिक्स से हटके। और फिर हमें बता भी रही थी कौन से गाने का। वैसे हाँ, वैसे मैं पूछना चाहता हूँ I कि जो love पॉलिटिक्स है music। ये जब आपकी लाइफ में आ जाती है तो बाकी लाइफ के कलर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाते थोड़े? खास तौर पे आपका ये से आप खवातीन की तैयारी होती है, कपड़े शॉपिंग, या आप साथ साथ चलता रहता है, ऐसा होता है? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच। अच्छा। कुछ लोग किसी भी करियर में, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, मैंने देखा है वो करियर में इतना क्रेजी हो जाते हैं कि वो जिंदगी की बाकी जो अल्लाह की नेमतें हैं, खूबसूरती है, इसमें जरा relationship, पब्लिक पेनिट्रेशन ज्यादा है ना? उनको एंजॉय करना कहीं भूल जाते हैं। तो सक्सेस लेने के लिए हार्ड वर्कर होना वो सब बहुत अच्छा है। उसके लिए बड़े कंप्रोमाइज़ करना कि अल्टीमेटली आप उस चीज़ में सक्सेस ले लो, पता चलो आपके बच्चे खुश नहीं, अगर आपकी फैमिली, आपका मियाँ खुश नहीं, और अगर मियाँ तो उसकी बेगम खुश नहीं है, कोई रिश्ता उससे खुश नहीं है, तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन जब होती है लाइफ की तो फिर उसमें अगर आप रिश्तों को हार जाते हो तो देन यू आर लूजर, आई बिलीव। तो जिंदगी की सारी चीज़ों बड़ी को खूबसूरत बात है। एंजॉय करना चाहिए पैशन के साथ और अपनी चीज़ों में आगे बढ़ते जाएं, लेकिन अपने तमाम रिश्तों को बैलेंस रखते हुए, अपनी ज़िंदगी की खूबसूरतियों को बैलेंस रखते हुए। मसलन आई लव म्यूजिक, तो मैं तो नहीं सेक्रीफाइस करती। कौन सा गाना है जो अक्सर आप गुनगुनाती हैं घर में या चीमा साहब के लिए? मैं कभी हाँ, कभी हाँ, मैं बेसिकली गुनगुनाती रहती आई लव सूफी म्यूजिक Okay. और कवालियाँ बचपन से बहुत चीमा शौक से साहब को तो सुनती सूफी थी। गाना नहीं गुनगुना के, उनको तो कोई रोमांटिक गाना गाती नहीं, है। वो आज तो जैसा ये तो उनका मतलब- म्यूजिक टेस्ट खुद का कोई इतना चले उनको जो music जरा नहीं। गुनगुनाती है वैसी आम जिंदगी में कोई एक दो बोलो में से। और जैसे ये आपकी बात को बस स्वीट अभी जो सत्तैन जैसे गा रहे थे, मुझे फ्यूजन यानी कि मुझे दोनों म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक मुझे अट्रैक्ट करता है और मैं सुनती हूँ। चले और वी होप दैट चीमा साहब इज वाचिंग राइट नाउ एंड यू गोइंग टू सिंग अ लाइन फॉर हिम। नहीं, मैं उनको कोई वैसे like- कर देती हूँ, डेडिकेट कर Any- देती any- हूँ any line. कि क्या बताऊँ उनको, उन सारे गाने वैसे मैं any उनको line. बता देती हूँ आपके आपके लिए। लिए गा रहे। लेकिन अगर कुछ गा देंगी तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं, अब आज मेरा गला खराब है, ठीक हो गया। मेरी आवाज अच्छी आज ठीक हो गया। खराब है। फातिमा, अच्छा excuse फातिमा, है। आपको किस तरह का म्यूजिक किस तरह का म्यूजिक पसंद है? मैं आहिस्ता आहिस्ता फरमाइश की तरफ आऊंगी ना, पहले मैं आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर मूड। मुझे सब तरह के गाने सुनती हूँ। आई हैव अ प्लेलिस्ट जिसमें I have a different question for फातिमा। फातिमा, कोई एक ऐसा गाना, सिंगर का नाम ना लीजिएगा, Okay. जो आप कहती हैं काश मैंने ना सुना होता, हाँ। बेहतर था। गाना बता Any दो, मतलब गाना बताएंगे गाने तो का सिंगर नाम भी बताएंगे तो सिंगर का भी पता लग जाएगा। लगने देना, लगने देना। फातिमा, एक गाना बता दो। I गाना think ना ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं अभी। आई कुडंट रिकॉल जैसे एनी जुनून ऑफ का अली अज़मत का पप्पू यार, बहुत से लोग कहते हैं नहीं, नहीं, ताहे I ताहे love that. ताहे I love ताहे that. टू आए। सब I love that नहीं, song. उस वो इतना एंटरटेनिंग था कि आप हंस हंस के Yes. पॉट होते। ओके, सो एनी सॉन्ग, आप कोई ऐसा गाना जो आपके माइंड में आता है? मैं आपसे भी पूछता हूँ। मेरे से अच्छा, पूछते एक हैं। गाना बहुत अच्छा है सिंगर का एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, लेकिन पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा Which song? कि मेरे
मुझो और I don't know how to pronounce that. आयमा का सॉन्ग तो मेरा मुझो और I don't वो know. जो शराजुफुल के बेटे के साथ गाया हुआ है। yes. Okay, te quiero. I didn't get that I song think that's at I all. love you in Spanish. हाँ, Te हाँ, quiero. हाँ, I think. But मुझे कुछ समझ नहीं सिमरन आया कोई होगा. गाना जो अजीब ये मैंने ना सुना होता नहीं तो सही। सुना होता। एनी सॉरी यार, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं नहीं कह सकता उन सारों को मैं जानता ये तो सबका एक गाना हूं। नहीं मतलब म्यूजिक इज ऑलवेज नाइस। मुझे मतलब अच्छा एक गाना है जो आपको लगता है कि यार आप 10 घंटे की ड्राइव करें वो एक गाना आप 10 घंटे के लिए सुन सकते हैं। नुसरत फतेह अली खान, Which one? कोई भी गाना नुसरत फतेह। मैंने रटे हुए हैं वो तकरीबन सारे गाने। अच्छा अच्छा आपने इतने रटे सुने हुए तो आप फिर सुना दें। मुसरत साहब यार वैसे भी मैं मेरा- कॉफी पी लूं। इतना नहीं सुनना। मैं बहुत जो रिपीटेडली सुनती हूँ, एक तो फतेह साहब की सारी चीजें, लेकिन जो बहुत सुनती हूँ ना जुनू रहा ना परी रही, वाह वाह। इतना सुनती हूँ मेरे मियाँ तंग आ जाते हैं। इसकी क्या वजह है इसका? मुझे वो ऐसे ही? इतना पसंद है कि अब चले मेरा सीक्रेट है बता देती हूँ। लोग तो बाथरूम सिंगर्स होते हैं ना, वो जाके गाते हैं, मेरे बाथरूम में म्यूजिक लगा होता है, मेरे पास वही टाइम होता है। This is वेरी नाइस। Very I nice. enjoy जैसे लोग very- जानते नहीं हैं। और पता है क्या, आपके मैंने पास ये क्रिएटिविटी का बेस्ट टाइम सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज पता है क्या, और मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि देखे ना, मैं चूंकि आराम सुकून से मेरा दिन शुरू होता है वॉशरूम से, तो म्यूजिक लग जाता है और फिर साथ मतलब सारा शावर लेने तक मैं म्यूजिक सुनती हूँ। अपने फेवरेट जो मेरे ट्रैक्स हैं उनकी अरेंजमेंट की हुई है कि आज मुझे ये सुनना है। और उसमें शौक चाहिए और मैं जो कह रही थी ना कि like लोग कहते जी अब अजीब तरह के, हाँ ये ज़रूर है कि हमारी इतनी बिजी लाइफ है कि हमारी कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं, टाइमिंग हमारी कंप्रोमाइज़ होती है। मेरी आइडियल टाइमिंग थी अर्ली डिनर लेने की, वो नहीं अब मैं कर पाती, बट इस कुछ ना कुछ आप मैनेजमेंट करते रहते आपकी हैं साथ। स्किल्स चले हमने अच्छी जरा होनी एक ब्रेक लेनी चाहिए। है, क्विकली हम एक ब्रेक लेते हैं। आप ईद स्पेशल देख रहे हैं और कुछ बातें अंदर की भी, पर्सनल बातें भी आ रही हैं, लेकिन मजा तभी आता है कि जब आप दिल की बात करें, और दिल की बात दिल से दिल तक कहते हैं ना बात पहुंचती है, वो पहुंचनी चाहिए। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दुख बहुत होता है, दिल टूटता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप वहीं से उसी चीज़ को एज ए चैलेंज लो और बीच में ब्रेक दो। कुछ लोग मैंने देखा है वो फिर थक जाते, फर्ज करें किसी जगह से ना हुई है या आप एक सर्टन चीज के लिए आपने अटेम्प्ट की वो नहीं हुई, आपको उस वक्त नहीं आप एनर्जी भी लो हुई है और आप नेगेटिव भी हुए हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा तबाही होएगा। तो किसी भी इस चीज को आप तो यू से उसमें- कि ब्रेक लेके आप फिर हल्की सी ब्रेक लें और उस ब्रेक में खुद अपने आप को रीगेन करें, compose उसके करें। लिए कंपोज करें। उसमें ऑप्शंस क्या हैं, कोई लड़की है तो अपनी पसंद की शॉपिंग कर ले, थोड़ी ब्रेक दे, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअल थिंक करो, दुआ बहुत मेनली उम्मीद ये कि देती है। अपने साथ वक्त गुजारें, अपने और आप फिर को उसके वक्त- बाद नई एनर्जी के साथ एक नए इंडिविजुअल बन के सामने और खुल के खेलें, फिर हिट करें। चलें, ये जो Keep me on time होता है, hitting, हाँ, Sorry? कुछ नहीं हो तो गाना लिख ले। पोजीशन है तो गाना And लिख लेते हैं। last गाना लिख ले, हाँ, लेकिन उसमें keep पता है, on मुझे trying। लगता है सैड ही गाने होते हैं कि सिप्तान साहब अक्सर सैड गाने बनाते हाँ हैं। ये राज हम करना। पूछते हैं सिप्तान आप क्यों हमेशा सैड गाने लिखते हैं? क्या आपके लिए तो वजह? ये दिल राज टूटा नहीं है? होगा, लेकिन- नहीं है, मेरे लिए भी राज मिस्ट्री है ये। क्या यार बात है ये? असल में ना ब्रेकअप के बाद बड़ा अच्छी फीलिंग आती है गाना लिखने की। बड़ी तो आपने ये जो सजना लिखा अच्छा, है क्या- breakup जितने का- सॉन्ग उतने ब्रेकअप्स पूछे जरा। जितने सॉन्ग उतने कितने breakup? हर किसी का breakup अभी के तक बाद ही ही नहीं गाना। है तो बस बहुत है। अच्छा इसका मतलब है काफी अरसे से इनका गाना नहीं आया, तो अभी तक काफी अरसे से ब्रेकअप नहीं हुआ। चले अच्छा जुल्फी भाई once said this to me, कहते यार तू ना 6 महीने बाद एक ब्रेकअप कर लिया कि तू बहुत अच्छे गाने लिखता है। एंड योर फैंस वुड लव के यार इनके ब्रेकअप्स होते रहे ताकि अच्छे गाने आते बिल्कुल हैं। नहीं खैर, बगैर उसके भी हो जाता है, ऐसी भी बात नहीं अच्छा है। अब वो गाना हम आपसे उसमें सुनेंगे एक टिप जो मैं दे दूं इनको कि आप ब्रेकअप मत करो, फिर उसके बाद फिर वो फीलिंग ब्रेकअप वाली भी आना शुरू हो जाती है साथ रहते हुए, फिर सैड सॉन्ग बिल्कुल लिखो। बिल्कुल तब भी बड़ा sad गाने suggestion आएंगे। तो अब हम आपसे वो गाना सुनना चाहेंगे जो फातिमा भी कह रही थी कि उन्होंने भी गाना है आपके साथ। हाँ बिल्कुल। So, I we're gonna have a duet. covered this song. We're gonna have a duet now. सिप्तान आए जी आए। मिनट और किया तो फातिमा बाकायदा गाना शुरू कर। हाँ वैसे मुझे भी लग रहा है आहिस्ता-आहिस्ता उनकी उनके अंदर का आवाज इतनी singer। अच्छी है अच्छा तो आप खुद भी थोड़ा सा अपनी फील, क्योंकि आप खुद भी प्रोग्राम भी करती हैं और कर रही हैं, तो हाउ इज द एक्सपीरियंस एंड आगे जो इरादे हैं, जो एक्टिंग के इरादे हैं, उसके लिए क्या होमवर्क है अभी तक? या एक्सपीरियंस तो इमरान सो फार सो गुड। आई एम डूइंग अ शो विद मज़ा आ नुमान रहा सर, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आगे एक्टिंग की तो अभी परमिशन का थोड़ा इशू है, ऑफर्स तो आने शुरू हो गई हैं। वैसे जैसे अर्मिला ने कहा, आई टुक 2.5 आई गेस 2-2.5 साल का मैंने गैप लिया था। अच्छा मैं बाहर चली गई थी क्योंकि
आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एयर होस्टेस, जितनी मेरी दोस्त हैं उनको पता है. सो आई वेंट टू कतर, आई जॉइन कतर एयरवेज एंड आई वाज वर्किंग देयर एज अ फ्लाइट शौक अटेंडेंट. पूरा कर लिया? नहीं, शौक मेरा अभी भी है, है, फातिमा, अभी भी है। बहुत अभी भी ज्यादा है. फातिमा का शौक एक्चुअली कोविड हैज टेकन माय लाइफ और मेरी जॉब चली गई, सो दे सेंड अस बैक. और फिर वो इतना ऑब्सेशन था कि आई स्टेड एट होम फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर. उस दौरान मुझे चैनल्स की भी ऑफर आई, लेकिन मैंने काम ही नहीं किया कि मुझे वापस जाना है. तो और फिर शायद मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी की भी वेट कर रही थी. आपको पता है कि अब मीडिया के भी कुछ हालात ऐसे ही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है. फिर चैनल एनवायरनमेंट भी थोड़ा इशू मेरा ख्याल है अर्मला भी इससे रिलेट करेगी. तो हमें आइडिया है कि अब एनवायरनमेंट और सारी चीजें आपको देखनी होती है. फातिमा, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे कि एक्टिंग के लिए आपको बहुत सारी जो कहने चीजें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ती है. अभी आप बोल रही थी कि आपको परमिशन का इशू है, फिर आपको ये जो आप जर्नलिज्म या आप पोस्टिंग कर रहे हो उसको भी क्विट करना पड़ेगा. So what do you see yourself in coming next 10 years or 5 years? आप कहाँ देख रही हो खुद को? मैं हवा में, एयरप्लेन के ऊपर. नहीं, maybe was about to Maybe say flying this, in airplane. मैं अपने आप को हवा अच्छा, में देख रही हवा में ही देख I रही think हो, आप acting मुझे शौक है, बट मुझे लगता है कि acting is not my thing. बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है. लोगों को लगता है बहुत आसान है, आसान है, but क्योंकि yeah. आजकल हर कोई कह रहा है कि यार मुझे भी एक्टिंग करनी है. अभी आई थिंक ये बहुत लोगों को ये मुश्किल लगता है कि चीज़ जो वो आम रूटीन में घर में कर रहे होते हैं वही कुछ करना होता है, somehow वही कुछ करना होता है, लेकिन उसके अंदर बड़ी टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं. यस, बहुत ज़्यादा मुश्किल जैसे है. सिंगिंग है. अब एक आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गाना गाते हैं, एक आप माइक के ऊपर गाना गाते हैं, एंटायरली डिफरेंट फील है. माइक के आगे आके बड़े कुछ लोग हैं वो बड़ों की लाइव बहुत असलियत निकल अच्छा आती है. यस. और मैं एक आपको स्टोरी बताऊं, तब मैं अपने होस्ट ही कर रही थी, तो मुझे एक ऑफर आई एक चैनल से कि वहाँ पे कोई एक ड्रामा है, उसके ऑडिशन के लिए आ जाएं. आई थिंक पार्लर वाली लड़की ड्रामा था. Okay. तो उसके ऑडिशन के लिए मैं चली गई बिल्कुल ऐसे ही कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्या हो जाता है. और ये कैमरा था मेरे सामने एंड कैमरामैन वाज लाइक, और डायरेक्टर को बैठे हुए, तो उन्होंने कहा आपको 3 एक्सप्रेशंस देने हैं, एक हैप्पीनेस, एक सैड और एक इमोशनल. सो यू हैव जस्ट 3 मिनट, डू इट. और मैं सब इधर उधर देख रही हूँ कि मतलब 3 मिनट है, एक इमोशनल, एक हैप्पी और एक वो. मूड मैंने स्विच करना है आपको. मैंने कैमरामैन को देखा, मैंने कहा सॉरी आई कुडंट एक्ट. मतलब स्विच मेरे साथ भी कैसे एक कर ऑडिशन सकते के हैं. अंदर हुआ था. ऐसे ही ऑडिशन के लिए मुझे कहा गया और मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दिया कि आप ये पढ़ लें, और उसमें ऐसे ही कोई 3 वेरिएशंस थी स्क्रिप्ट के अंदर थी. तो मैंने वो तीनों बहुत जबरदस्त तरीके से कर दी. ओके. मुझे लगा कि मैंने कर अपने दी. आप में. जब मैंने वो देखा तो मैं सेम ही था. But there was no variation on my face. No And I was acting like variation, yes. कि मैं कर रहा हूं. तो कहने का मतलब ये something very technical. जब मैंने सीनियर लोगों के साथ जब हम बैठे और पूछते थे कि कैसे होता है या उनको देखते थे, तो they are technical people. Yes. वो टेक्निक्स बताते हैं आपको कि बेटा टेक्निकली आप ऐसे करें, नहीं, आईब्रोज के लेकिन साथ आई ऐसे बिलीव कि खेलें. स्टार जो होता है ना वो होता है. Yes. टेक्निकलिटीज तो ठीक है, पॉलिश करने के लिए देखें आप हमारे अब लेजेंडरी हमारे जितने भी स्टार्स हैं वो ग्लिसरीन यूज नहीं करते थे. इमोशंस में वो अपने ऊपर वो कैफियत तारी तारी की करते हैं. और वो एक्चुअली अगर Talent देर तो सैड definitely तो रो होगा भी तो आप लेते कोई भी थे. काम तो करें. टैलेंट का Talent होना होना लाजमी है. जरूरी है. देन ये टेक्निक्स पॉलिश कर देते Polish. हैं. अमला के अंदर एक टैलेंट है, वो ब्रेक बहुत अच्छा मैं ब्रेक बहुत अच्छी लेती हूँ और मुझे रोकना पड़ता है बार बार, क्योंकि इनके कान में बोलते रहे, ब्रेक इनको समझ लेनी नहीं है. आती. हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेस. वेलकम बैक टू एक्सप्रेस. इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय करें. भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और मैं हमेशा कहता हूं कि लाजमी नहीं है कि बहुत कोई लेजेंडरी लोग आपके सामने बैठे हों. हर बंदा अपने अंदर एक लेजेंड होता है, हर बंदे के लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं. सिर्फ अगर वो ऑन स्क्रीन आप उससे वो निकलवा सकते हैं तो आपको गुफ्तगू का मजा आता है. हमारे तीनों मेहमान भी ऐसे ही अपनी अपनी फील्ड के वैसे अंदर मुझे legend बहुत हैं. मजा आया मुसर्रत साहिबा की एक पॉलिटिशियन वाली फील तो हम देखते हैं, लेकिन स्टिल जिस तरह से जेलिंग नहीं किया गाया उन्होंने उन्होंने, इस माहौल में, मुझे बहुत मजा आया. अब चूंकि हमने अगला घंटा 12 शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने इतने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करने में चाहूंगी. कोविड कितने के हवाले busy से schedule में से ये लोग, Exactly. खास ईद तौर के पे दिन पे आप मुसर्रत स्पेशली तीनों आए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन जाते जाते हमारे देखने वालों के लिए मुसर्रत साहिबा को मैसेज, आप ईद है ऑब्वियसली कोविड और टाइम मैसेज सीरियस ना भी हो तो भी हाँ मतलब विल एंजॉय. सीरियस तो मैसेज है. बेसिकली आपको पता है कि वैक्सीनेशन है और अभी अजीब अजीब तरह के मिथ्स लोग प्रोड्यूस करा रहे हैं. एक तो मेरी उनसे अपील है कि ऐसा मत करें, लोगों को गुमराह ना करें. वैक्सीनेशन मस्ट कराएं. अब हम हर जगह पे आपकी एंट्री विदाउट वैक्सीनेशन नहीं होगी. और दूसरा ये कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, आसानियाँ बांटें. अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करते हैं. और इस दुआ के साथ कि अगली ईद
हम ज़मीन पे गुजारे और हमारी जो बट साहिबा है हवा में क्या गुजारे। पता हमें साथ लेके जा रही हैं देखो ना, टिकट हम इनको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि सारा ये जो रिसेशन और जो जितना बुरा वक्त था वो खत्म हो, और जब ये कतर और पेट्रोल भी एयरवेज थोड़ा पे सा, और जाएं पेट्रोल भी थोड़ा सा सस्ता तो हो फिर जाए। हमें भी एक वो टिकट दें बिजनेस क्लास की, हम आएंगे। अच्छा, मेरी इस बात पे नहीं आती मुझे, मैंने कहा पेट्रोल भी थोड़ा सस्ता हो जाए। हाँ, देखें पेट्रोल, अब आप मुझे टाइम दे दें, पेट्रोल आपका पूरी दुनिया में अगर सस्ता है तो, नहीं, नहीं, और मुसलसल इंडिया से भी सस्ता है, नहीं, इंडिया बात के से- साथ लोगों ने कंपेयर नहीं, बात करना से- आप होता इसकी बात है। को और बिल्कुल serious 4 ना लें। मंथ्स में हमने अभी बढ़ाया है और इंडिया ने कोई मोर देन 25 टाइम्स उन्होंने चले बढ़ाया। जी, हम ये होगी तसल्ली सियासत की देखिए, बात थोड़ा सा करके। बहुत जरूरी नहीं, नहीं। होता है सियासतदान के अंदर का सियासतदान जगाना। लेकिन चलें, मुसर्रत साहिबा, थैंक यू वेरी मच, Thank you. obviously you आपका had a very शुक्रिया, मुझे busy बहुत schedule. मजा आया। And thank you very much for Thank joining us. सिप्तान भाई, तो मैसेज anything you want to say? ईद क्या बात? यार ईद पे मैं इतना सीरियस मैसेज तो मैं नहीं दे सकता, नहीं, कुछ बड़ा मुश्किल हो जाएगी, बट ठीक है, करें बारबेक्यू शारबेक्यू करें, पार्टी करें, enjoy करें, हाँ। ईद है, साल में 2 दफ़ा ईदें आती कोई एक मशवरा जो बेस्ट किया जा सकता है ईद पे, एक अच्छा से अच्छी चीज जो की जा सकती है? यार मशवरा वैसे इनका बहुत अच्छा था, वैक्सीनेशन लगवाएं, मैंने भी लगवाई है अभी ईद से पहले ही, तो बहुत बहुत अच्छी फैसिलिटी And was it good? आपको कोई मतलब कोई चिप तो नहीं फील हुई आपको अंदर? चिप नहीं है यार, इंजेक्शन में कौन सी चिप लगेगी? Well, this is what liquid से। people say, But वो नहीं, myths का ऐसा जो कोई जिक्र कर सीन नहीं दीजिए, है। मुसर्रत साहिबा। मैंने भी कुछ अभी लोग कहते हैं लगवाई है। आफ्टर 2 इयर्स हम मर जाएंगे, अब इमेजिन करें, वो तो हम अभी भी मर सकते हैं। अल्लाह की कभी तरफ भी से, ये imagine। अल्लाह की तरफ से, और ये टोटली एक फॉल्स किस्म की एक बात फातिमा, है। बिल्कुल कोई फातिमा? मैसेज? मैसेज तो सीरियस ही मुझे भी देना है कि प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, क्योंकि मेरी अपनी सराउंडिंग्स में बहुत लोगों को कोरोना हुआ है और इट्स वेरी सीरियस। 2 मुतासरीन बल्कि 3 मुतासरीन आपके सामने। यस, Even I बिल्कुल। और जो लोग कह रहे हैं कि 2 साल बाद ये मित मर जाएंगे और ये वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मैंने वैक्सीनेशन लगवाई मैं बहुत बीमार थी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। तो वैक्सीनेशन लगाएं और ईद अच्छे से सेलिब्रेट करें, बट टेक जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें। ख्याल रखें। वैसे मैं तो कहता हूँ आई विश कि हमें पता हो कि हमने कब मरना है। दूर दूर से ईद मिले। मतलब आपने चीजें ठीक कर ले तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट टेक इट दैट उसका तरीका ये कि हर वक्त सोचें कि दिस इज लास्ट डे और डू द बेस्ट। हां, डू द बेस्ट एंड लिव इट अप टू द हमें मैक्सिमम। ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले तीनों मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच कि आप दोनों, आप Thank तीनों ने you for having ईद us. के दिन हमें Thank you ज्वाइन so किया। much for having और आपकी ऐसी छुट्टी नहीं होगी, आपको गाना आई वांट अ सिंगल अगेन। आई मैं वांट एक और ओरिजिनल, एंड आई वांट यू टू सिंग अलोंग। आपको तो याद है आप रेडियो पे बहुत प्ले करते Sir, done. अक्सर स्टोरी टैग हुई होती है मुझे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद का तीसरा दिन है, बहुत खूबसूरत सी सुबह है, हम आपके साथ हैं और अब हमारा अगला सेगमेंट आपका मुंतजिर है। और वो है सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें हिना न्याजी आज कुछ सरप्राइज प्लान किए हुए हैं। ईद का तीसरा दिन है, तो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन, मैं हूं हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। आज इस सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी रेडियो पाकिस्तान की सदाकारा, ड्रामा इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा और फिल्मी दुनिया का चमकता सितारा अज़रा आफ्ताब साहिबा से। उनसे जाके बात करते हैं और जानते हैं कि वो ज़िंदगी किस तरह से गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। मोस्ट वेलकम, आप मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और हम आपको देखते आ रहे हैं माशाल्लाह उसी तरह एवर ग्रीन, एवर यंग एंड ग्रेसफुल। मैं जानना चाहूँगी कि सुबह का आगाज़ किस तरह से करती हैं, क्या रूटीन है, सुबह उठ के पहला काम क्या करती हैं? मैं 3 सवा 3 बजे उठती हूँ बेटा, जी, थोड़ी सी इबादत करती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, अच्छा। फिर उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, फिर नमाज का टाइम हो जाता है, फिर नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत तस्बीहां हैं जो इस्तग़फ़ार है, कुछ मतलब बहुत 100 मेरे खुदा के नाम हैं, उनकी तस्बीहां पढ़ती हूँ। बड़ी पर्सनल सी बात आप मुझसे पूछ रही हैं जो कि मतलब मेरे लिए एजाज़ की बात है, लेकिन मुझे बताना अच्छा नहीं लग रहा, ये बड़ा पर्सनल है। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ क्योंकि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैम आप आरजे भी हैं, अदाकारा भी हैं, घरदारी भी देखती हैं, तो इतना कुछ माशाल्लाह कैसे कर लेती हैं?
अल्लाह हिम्मत देता है बेटा, तो ये खुदा की तरफ से है, इंसान के बस में नहीं है। हाँ अलबत्ता थोड़ा सा मतलब जो मेरे साथ बच्चों का मैंने बताया, एक मेरा कुक है, एक मेरा ड्राइवर है, तो ये और एक मेरी मतलब बच्ची है जो मेड है, घर की काम करती है, सबको मैंने सिखा दिया हुआ है। अब ये लोग अरेंज करते हैं, मतलब काम करते हैं ये लोग, मैं सिर्फ बैठ के खाती हूँ, कुछ नहीं करती। मैम आपने अपने जो है ना वो करियर का आगाज़ किया आपने क्वेटा से गालिबन? नहीं, कहाँ से? मैं डेरा गाजी खां में पैदा हुई, तो वो मैं चूँकि कॉलेज में नया दाखिला लिया था, यहाँ कूपर रोड पे आ गई थी। फिर जब मुल्तान से शिफ्ट हुई हूँ, अच्छा। तो सहेलियाँ होती हैं ना, मैं उन्हें बताती थी कि मेरे भाई जनरल मैनेजर हैं। हाँ जी। बड़ी मज़े की बात है ये। तो वो उन्होंने कहा हमने टीवी स्टेशन देखना है। बेटा मैं जब जवान थी, मैं तब की बात कर रही हूँ, 18-19 साल की। तो आप यकीन करें मैं उन्हें ले जाती थी, मेरे भाई बड़ी खातिर करते थे। वहाँ जब मैं बाहर निकलती थी ना, तो आम जो प्रोड्यूसर्स थे ना, वो कहते थे आप टीवी में काम क्यों नहीं करती। मैं आपको पहले मुल्तान का किस्सा बता दूँ, लाहौर तो मैं बाद में आई थी ना। अच्छा। वहाँ सईद मिर्ज़ा होते थे प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए वहाँ एक मतलब, तो आप यकीन करेंगी कि वो सईद मिर्ज़ा साहब मुझसे बात करके कहने लगे जी आप तो फिट है खबरों के लिए। जबरदस्त। सराइकी में आपने इनफैक्ट खबरें भी पढ़ी? खबरें मैंने उर्दू में पढ़ी। अच्छा, प्ले कुछ सराइकी में मैं किया? बता रही हूँ। उसके बाद जब मुझे खबरें पढ़ते हुए कोई महीना एक गुजर गया, तो मुझे उन्होंने बुलाया और कहने लगे कि आप सराइकी बोल लेती। मैंने कहा जी मैं तो पैदा डेरा गाजी खां में हुई। तो कहने लगे कि आप एक सराइकी प्ले है वो करेंगी। तो मैंने कहा जी मैं कर लूँगी। तो बेटा मासी सत्तो के नाम से एक सराइकी प्ले होता था, अल्लाह ज़िंदगी दे मोहसिन गिलानी, उनका वो लड़कपन था, मैं जवान थी, तो वो मेरे भाई छोटे का रोल उसमें किया करते थे। अच्छा। तो मैं और मोहसिन गिलानी ने मिलके वो मासी सत्तो काफ़ी साल किया बेटा, 2.5 साल। और लोगों में वो बहुत पॉपुलर था, क्योंकि जब आप लाहौर आई तो लोग आपको खत लिखते थे उस प्ले के बारे में। एग्जैक्टली ना, मैं यही बताने वाली हूँ। उस ज़माने में बेटा आप तो बच्चे हो अभी, आपको नहीं पता होगा, पुराने ज़माने में ना पीले रंग के लिफाफे होते थे डाक के। अच्छा। और एक कार्ड होते थे, तो वो कार्ड तो ओपन होते थे, पीले रंग के लिफाफों में लोग 5-5 रुपए, उस जमाने में 5 रुपए का नोट होता था, 5 रुपए का नोट लिफाफों में डाल के लोग भेजा करते थे कि मासी सत्तो को बुलाएं। जब मैं पिंडी आई तो मेरे भाई के दोस्त थे आफ्ताब जी, तो घर आना जाना था, इन्होंने मुझे वहाँ देखा, तो देख के मुझे तो कुछ नहीं कहा, जाहिर है मुझे क्या कहते, मेरे भाई से कहा कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। आफ्ताब से शादी के बाद मुझे पहली दफ़ा आफ्ताब ने पहले दिन ही कहा गो अहेड, जो मर्जी करो। वाह। हम ट्रांसफ़र हो गया बेटा कोयटा। कोयटा से जब मैं कोयटा रही हूँ 42 इयर्स या 43 इयर्स। मैम कहा यह जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अगर हम आपकी कामयाबी की बात करें तो आई थिंक इसके पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है, यानी कि एक मर्द का हाथ है। अज़रा आफ्ताब को अज़रा आफ्ताब बनाने में किसका हाथ है? आफ्ताब का। खुदा का तो है ही है, लेकिन आफ्ताब अगर ना साथ देते बेटा तो मैं नहीं कर सकती थी, मेरे शौहर थे। ठीक हो गया। मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने काम किया क्वेटा में, तब क्वेटा के हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं वहाँ 3-4 घर हमने चेंज किए थे। आफ्ताब साहब को जो भी घर मिलता था पीटीजी की तरफ से हमें उसमें जाना पड़ता था। अच्छा। तो बेटा जिस घर में मैं गई हूँ ना, आप यकीन करें मेरे पड़ोसी मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाकी लोग जो थे ना मेरे घर के शीशे तोड़ जाते थे। अच्छा। कि इस औरत को बाहर निकालो, ये हमारी औरतों को ख़राब करती है, इस औरत को हम नहीं रखेगा, ये औरत ठीक नहीं है, टीवी में काम करता है, वो अपने ना उसमें लैंग्वेज में। तो लेकिन वो मेरे आफ्ताब साहब ही थे जिनकी वजह से मैंने काम किया बेटा। हाँ। आपने ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स किए वो आपने माँ के ही कैरेक्टर्स प्ले किए ना, तो उसकी क्या वजह थी? हीरोइन का रोल क्यों नहीं कभी किया? नहीं, कभी नहीं किया, नेवर इन लाइफ। पता नहीं, शायद मेरी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता था, या मैं वो उतनी फैशनेबल नहीं थी जितनी के बच्चियाँ होती हैं। मैं माशाल्लाह से आपने इतने कैरेक्टर्स किए और उसमें इतने ज़बरदस्त जो है ना आपकी डायलॉग डिलीवरी होती थी, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको अभी तक याद हो? एक ज़बान है कोयटा की बराहवी, बिल्कुल बहुत मुश्किल तो है। वो बहुत मुश्किल है। उसका एक जुमला मुझे आज तक याद है बेटा, बाकी खा खराटी तो ई हुशिंगिंग गटियोट।
खा खराटी तो ई गशिंगो हुशिंगिंग गुशेंगे नहीं हुशिंगिंग हुशेंगे गटियोट गटियोट। यानी चूल्हे की तरह आग जैसे जलती है चूल्हे में, उस तरह की आग में तो मैं जल रही हूँ अभी तक। इसका ये मतलब ओए तो ये याद कैसे करती थी, आती थी वो आपको? रोमन में लिख लेती थी बेटा। जी मैम, आपने इतने ज़्यादा प्लेस किए थे, ड्रामे किए, कौन सा आपका अपना कैरेक्टर फेवरेट है जो आपने किया और आपको लगता है कि आपने उसके साथ भरपूर जो है ना वो जस्टिस किया उस कैरेक्टर मैंने के साथ? बेटा आप यकीन करेंगी, मैंने अपने हर प्ले में अपने हर कैरेक्टर के साथ पूरा इंसाफ किया, पूरा इंसाफ किया है। मैंने पूरी इन्वॉल्वमेंट से काम किया है, मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ। मेरी आप कोई मेरा प्ले गूगल करें, आप मेरे प्लेस आप यकीन करें किसी में भी आप मुझे उस कैरेक्टर से बाहर नहीं पाएंगे। अच्छा मैम ये बताएं कि ज़्यादातर घर में क्या करती हैं, क्या एक्टिविटी होती है घर में, किस तरह टाइम अपना गुजारती हैं? क्योंकि कोविड है, लोग घरों में जो है ना वो महसूर होके रह गए हैं, तो क्या करती हैं? नहीं, कभी कभार कोई गेस्ट के तौर पे मुझे बुला लेता है तो मैं जाती ज़रूर हूँ बेटा। अच्छा। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मुझे 2-3 दिन पहले बुलाया था, तो जाती ज़रूर हूँ, लेकिन कोविड की वजह से नहीं जाती। और दूसरे मैं अकेली हूँ बेटा, मैं कभी बाज़ार नहीं गई, मेरे बच्चे जाके सौदा ले आते हैं जो भी चाहिए होता है। मैम आपने फिल्में भी की हैं, तो अपनी फिल्मों में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? मैं आपको सच बताऊँ, फिल्में मैंने की हैं। अभी पिछले साल एक खलीलुर रहमान कमर की थी, काफ कंगना जी। तो मुझे फिल्मों में काम करना पसंद नहीं है। मैंने की है 3 फिल्में, एक मैंने की है अमेरिका से, एक हैं नासिर शेख जो, लेकिन उन्होंने वहाँ अमेरिका में अपना नाम जॉन शाइक के नाम पे रखा हुआ है, तो उनकी फिल्में 2 की हैं, नमस्ते धरती और लव इन अमेरिका, ये 3 उनकी थी। और खलीलुर रहमान कमर के मैंने ड्रामे बहुत किए हैं। मैं आई एम प्राउड ऑफ हिम कि वो इतना अच्छा राइटर है कि उसकी तो कलम बोलती है कि कैसे बोलना है। अरे वाह, सच्ची बात है। ये जो अपकमिंग एक्टर्स हैं मैम, उनको क्या कहना चाहेंगी जिनको लगता है कि रातों रात बस फेमस हो जाएं कुछ? मैं सिर्फ इतना कहूँगी बेटा कि एक प्ले करें, लेकिन उसमें ऐसा काम करें कि लोग आपको बार बार याद करें। मैम अभी तक कितने अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस काबिल हुई कि मुझे अवार्ड मिले, और सबसे ज़्यादा अवार्ड मुझे मिले हैं कोयटा ही से, बलूचिस्तान से, बोलान, आप देख लीजिएगा बेशक। तो मुझे कम से कम 15-20 तो मिले हैं बेटा। माशाल्लाह, ग्रेट। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ईद का 3रा दिन है और इमरान हसन बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं इतने सारे सफेद फूलों में ऑब्वियसली मैं बहुत खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि ईद का 3रा दिन है, लेकिन बहुत सारे लोग खुश इसलिए भी हैं कि इस दफा छुट्टियां लोगों को बहुत ज्यादा। हाँ, वैसे इस बार लॉन्ग वीकेंड था, मेरे हाल से बहुत सारे लोगों ने लॉन्गेस्ट वीकेंड आया मुझे तो इतनी इकट्ठी छुट्टियां कभी जिंदगी में नहीं देखने को मिली। खैर हमारी क्या छुट्टियां, हम तो काम कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बात पर खुश है कि उनको लंबी छुट्टियां मिली हैं, लेकिन अगर आपका प्लान ये बन रहा है कि कल सैटरडे संडे को आप कहीं नॉर्दर्न एरियाज की जानिब जाएं, तो आई मस्ट वॉर्न यू कि इस वक्त एक तो बारिश हो रही है, रास्ते बहुत तंग भी हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी है, सो इसको जरूर स्पॉइलर दे दिया आज। नहीं, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है लोगों को बता रहा हूं। बताएं आगे क्या? अच्छा, आगे हमारे पास साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जो कि ईद पे तो थोड़ा ईद पे के साथ भी रिलेटेड है ही साइंस, जो कि पूरी जिंदगी से उसका ताल्लुक है। तो कार अहमद मलिक करते हैं और फीडबैक बड़ा जबरदस्त है। इसमें हम साइंस को इस्तेमाल करते हैं, फिर केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं लाइफ के अंदर कि उसको कैसे हम यूजफुल बना सकते हैं। सो ऐसा ही कुछ है। देखते हैं आज के साइंस एंड टेक में वकार साहब के पास क्या है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। कायनात का जो मजमून है वो जिन हरूफ तहज्जी से बना है, उन हरूफ तहज्जी को हम कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है और बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आज हम लिथियम पे बात करेंगे जिसके एटॉमिक नंबर 3 है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो 3 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 3 है। इसकी जितने भी आइसोटोप्स हैं इसमें लिथियम 6 और लिथियम 7 जो है वो स्टेबल हैं। और लिथियम जो है ये क्या ही खूबसूरत एक मेटल है जो कि इतना लाइट है कि ये पानी में तैर सकता है। आपने जो आग का शोला देखते हैं उसमें जो रेडिश टोन है वो लिथियम की है। फायरवर्क्स में बहुत ज़्यादा लिथियम इस्तेमाल होता है, बैटरीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो लिथियम के हवाले से हम इब्ने फाजिल साहब हमारे मेहमान हैं और इब्ने फाजिल साहब से पूछेंगे कि लिथियम की जो कार फरमाई है इस कायनात के अंदर वो क्या है और हमारी जो मुईशत है शब रोज़ में जो मामलात हैं लिथियम के वो क्या हैं।
तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। पहला सर सवाल ये है कि लिथियम, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि लिथियम की जो ओवरऑल यानी आप उसकी इम्पोर्टेंस कायनात के अंदर वो क्या है? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि ये पहली मेटल है, यानी पहले इसके पहले हमने दो जो चीज़ें पढ़ी वो गैस है, ये पहला सॉलिड है, और लाइट वेट तीन मेटल, ठीक है, यानी पानी से आधी हल्की, और पानी के ऊपर जैसे आपने कहा तैर सकती है, लेकिन चूंकि इस पानी से बहुत रिएक्टिव है तो पानी के करीब भी लेके नहीं जाते, पानी से टच करने से धमाका होने के इम्कान हैं। तो इसको आम तौर पे हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि हवा से भी बहुत रिएक्ट करती है, तो जैसे ही एयर को एक्सपोज करते हैं तो इसके ऊपर ऑक्साइड बन जाता है, तो इसलिए आम तौर पे इसको हम मेटल की फॉर्म में केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं इसको। अच्छा, अफादियत जो है उसकी ये है कि इसकी बहुत सी अफादियत हैं। अच्छा, इसके जो केमिकल्स हैं, जैसे आपने पहले कहा, आजकल अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इसका जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, ये इतना बड़ा सेक्टर है और इतना बड़ा सेक्टर बनने जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सारी की सारी इसके बगैर मुमकिन नहीं, और सारे आपके जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, जितने आपके ये लैपटॉप्स हैं, उनकी सारी बैटरियाँ इसके बगैर। हम कह सकते हैं कि जिस टाइम ये फॉसिल फ्यूल्स, ये जो फ्यूल की जो इम्पोर्टेंस थी, दुनिया में जंगें भी हुई इस हवाले से बहुत सारी, इतनी ही अहमियत अब लिथियम इख्तियार कर रही है। डेफिनेटली अगर आप उसको रेट करें तो नाइट्रोमियम और लिथियम जो हैं ये इस सदी का फॉसिल फ्यूल है। और लिथियम का सोर्स क्या है, मतलब कहाँ पे? ये जाहिर है कि ज़मीन से ही जी, ज़्यादा मतलब किस जगह पे इसकी फरावानी है? इत्तेफाक ये है कि हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा है। अच्छा। तो सबसे अबंडेंस जो है इसकी अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है उस पर भी है। अच्छा। बहुत ज़्यादा, और ज़मीन के अंदर इसके ये कार्बोनेट्स की शक्ल में ज़्यादातर मिलती है, और इसको जब हम निकालते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो इसका जो सबसे जो अहम कंपाउंड है जो हम बनाते हैं वो लिथियम हाइड्रोक्साइड, और आगे फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड से उसके सारे कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, इसकी जो बैटरीज के अलावा इसका जो यूज़ है वो ये है कि जब हम मुख्तलिफ पार्ट्स बनाते हैं लोहे के, तो उसकी जो हीट ट्रीटमेंट है, यानी जब उसको हम हार्ड करते हैं, सख्त करते हैं, जो ताकत देते हैं, उसके लिए जो साल्ट यूज़ होते हैं उसके अंदर लिथियम का इस्तेमाल है। फिर उसके बाद जो उसको डेकोरेटिव शेप देते हैं, यानी कलरिंग करते हैं लोहे को खूबसूरत रंग, उसके अंदर फिर लिथियम हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपाउंड जो हमारी ज़िंदगी में बड़े अहम हैं, उनके सिंथेसिस के अंदर ये एज ए कैटलिस्ट हमें बहुत सारी हेल्प करती है। बल्कि मैं आपको ये मेरा क्योंकि ताल्लुक साइकोलॉजी से है, तो 1948 से ऑनवर्ड ये साइकोलॉजिकल बहुत सारे डिसऑर्डर्स के लिए, मसलन मूड स्टेबलाइजेशन के स्टेबलाइजर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, बाइपोलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया के इवन उसमें इस्तेमाल हो रहा है, लिथियम कंपाउंड या लिथियम सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। बैटरीज के वाले से मेरा आपसे सवाल ये है कि इसके अंदर वो क्या मैकेनिज्म है जिससे वो एनर्जी स्टोर करता है, यानी लिथियम हम उसमें क्यों ऐसे इस्तेमाल करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करता है तो एक चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो एनर्जी है। जब हम उसको बिजली फराहम करते हैं तो वापस हम इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं, तो जब वो बिजली मुनक़ता करते हैं तो वो हमें वापस इलेक्ट्रॉन देना। यानी इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है जी, जो हमारे इसके जो कंपाउंड हैं उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो इलेक्ट्रॉन अब पहले अब्जॉर्ब करता है और फिर वो हमें डोनेट करता रहता है। जब वो इलेक्ट्रॉन हमें देता रहता है तो उस वक्त हमें बिजली मिल रही होती है, जब हम इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता रहता है। तो ये इसके अंदर सलाहियत है, और इसके जो लाइट वेट है इसकी वजह से जो बैटरी का वज़न है, यानी जो टर्म हम यूज़ करते हैं कि जी बैटरी के वज़न के हिसाब से उसकी जो स्पेसिफिक करंट वैल्यू है वो इस वक्त सबसे कम है। इस वक्त जो नॉन टेक्नोलॉजी है उसमें यानी कि सबसे कम वज़न में हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर आवर ले सकते हैं लिथियम बैटरी से। इसके अलावा जो हमारे पास निकल मेटल हाइड्राइड या हमारे पास जो लेड एसिड बैटरी हैं उनका वेट ज़्यादा है, तो अगर हम लेड एसिड बैटरी से वही एम्पेयरेज लेना चाहें तो 3 टाइम्स वज़न हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल में डालना पड़ेगा इसकी निस्बत, तो वो ज़ाहिर और भी हमारे लिए मसला होगा। पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा रहा है लिथियम से? सर अभी तो एज सच मैं नहीं कहूँगा कि क्योंकि हम इस सब को सब इम्पोर्ट कर रहे हैं, बट हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, हमारे पास ज़खायर हैं बहुत। एक तो ज़खायर भी हैं, प्लस ये है कि इसका जो ज़बरदस्त काम है ना वो ये है कि इसकी रिसाइकलिंग बड़ी आसान है। और अब जब हमने एक दफ़ा इम्पोर्ट कर ली, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कर ली या हमने मोबाइल फ़ोन में कर ली, हमने तो इसको हम कलेक्ट करके हम इसको अगर हम अपने लोगों को तरबियत दे दें और इसकी रिसाइकलिंग हम स्टार्ट कर लें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी जो सिर्फ इनपुट है वो 1/3 रह जाएगी, यानी हमें बाहर से सिर्फ 1/3 इंपोर्ट करनी पड़ेगी और 2/3 जो क्या हिस्सा
तो सिर्फ इनपुट है वो 1/3 रह जाएगी, यानी हमें बाहर से सिर्फ 1/3 इंपोर्ट करनी पड़ेगी और 2/3 जो लिथियम और उसके जो केमिकल हैं वो हम अपनी जो रिसाइकलिंग है उससे ही पैदा कर सकते हैं। तो ये जो फ्यूचर में हमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के वाले से या किसी जगह पे आपको नज़र आता है कि गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ों को कंसिडर कर रही है जिस तरह की आप कह रहे हैं? तो अभी तो या उसको उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं, है? अभी तो मुझे नहीं लगता। मैंने बारहा इस पे लिखा भी है कि जी अगर हम कम से कम ये कर सकते हैं, जैसे भी मोबाइल फ़ोन चले पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए हैं, तो हम अगर उनको ये कर दें एक SOP कि जी आप बैटरीज लोकल अगले 2 साल में डेवलप करें, तो उससे बहुत से मैन्युफैक्चरिंग उसमें शुरू कर देंगे। उसमें भी ये है कि उसमें भी हम मरहला वाल इसका आगाज़ कर सकते हैं। पहले मरले पे हम सेल बने बनाए ला के उससे बैटरी असम्बली शुरू कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेज पे हम उसके सेल खुद बना सकते हैं। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि इसकी रिसाइकलिंग जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे से काम होना चाहिए और इंडस्ट्रियलिस्ट को इसका इल्म ट्रांसफ़र होना चाहिए ताकि हमारा ज़र मुबादला जो है ना उसके अंदर कमी और ख़र्च में कमी है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे लिथियम पे। लिथियम जो है वो एक कमाल एलिमेंट है और ये एक अजीब बात है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जिस भी एलिमेंट को उठा लें और उस पर बात करना शुरू कर दें तो ऐसे लगता है कि सारी कायनात जो है वो इसी एलिमेंट पे मुनहसर है और एक्चुअली इन्हीं एलिमेंट्स पे मुनहसर है। तो यकीनन जिस भी एलिमेंट को आप बात करेंगे तो ऐसे लगता है जैसे कायनात की सारी मशीनरी इसी पे चल रही है। तो लिथियम जो है वो आने वाले वक्त के हवाले से किस कदर अहमियत इख्तियार कर जाएगा वो इब्न फाजिल साहब ने आपको बताया है और पूरी दुनिया की इकॉनमी, इवन पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, बहुत सारे मामलात में लिथियम का एक किरदार जो है वो हमें बहुत वाज़े नज़र आ रहा है। तो नाजरीन, अपने बच्चों को साइंस से ज़्यादा उनके अंदर रग़बत पैदा कीजिए पीरियोडिक टेबल के हवाले से, साइंस के हवाले से, ताकि उनके अंदर साइंस जो है उसका एक शौक़ पैदा हो। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। ईद का तीसरा दिन है और उम्मी तौर पे होता ही है, पहले होता था बल्कि ऐसा लगता है कि ईद पढ़ने के बाद फौरन सो जाया करते थे लोग, लेकिन अब ईद पढ़ने से भी ज्यादा या ईद पढ़ने के फौरन बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बताइए? पिक्चर अपलोड करना, वो भी पिक्चर्स लेना। Instagram पे। पहले पिक्चर्स, अब लोकेशंस ढूंढी जाती हैं और लिटरली मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछली ईद पे ये किया कि बाकायदा हम निकले कि यार कहीं पे पिक्चर्स हम बनाते हैं, तो हमने देखा कि सिर्फ हम अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग अच्छे कैमरास के साथ लेकर अच्छी लोकेशंस की तलाश में होती है कि वो मिल जाएं और वहां पे पिक्चर्स ली जाएं और फिर अपलोड की जाएं। अच्छा, क्योंकि इस पे लाइक्स अच्छे मिलते हैं, अच्छा सारे लोग मिलते हैं, देख रहे बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर की बात करें या कुछ भी, तो कंटेंट जनरेट करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। मैं भी अच्छा कंटेंट, मैं खुद भी कुछ अरसा इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करती रही हूँ, मुझे अंदाजा होता है कि कंटेंट बनाना इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। लेकिन मुझे यहाँ पे एक कन्फेशन भी है कि जो लोग बेचारे बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं कि लोग उनको देखें, फॉलो करें। जो बिल्कुल बोंगा कंटेंट बनाते हैं, दे गॉट फॉलोअर्स इन मिलियंस सम टाइम। बेसिकली ये भी एक मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, कुछ इस तरह के मामला थे, बट स्टिल आज के जो हमारे मेहमान हैं बेसिकली ही इज इन्फ्लुएंसर, ही इज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर, उसके अलावा होस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं और बहुत सारे जो खेले अपनी कंपनी भी चलाते हैं, अपनी कंपनी भी चलाते हैं, बहुत वर्सेटाइल किस्म के इंसान हैं और पाकिस्तान में आए हैं। वैसे तो ह्यूस्टन में होते हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने, हमने सोचा कि आज ये पाकिस्तान आए तो इनको अपने सेट पे बुलाया जाए, इनसे जाना जाए कि पाकिस्तान में इनकी ईद किस तरह से गुजरी है। उज़ैर हसन हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। उज़ैर, थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप दोनों को ईद मुबारक एंड यू गाइस लुक अमेजिंग। और मुझे लग रहा है मैं अंडर ड्रेस्ड हूँ आई गेस। नहीं, हम थोड़ा ओवर ड्रेस्ड हैं। हम थोड़ा ओवर ड्रेस्ड है, आपका उसने नजर है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए कि यूजुअली ईद पाकिस्तान में ही गुजरती हैं या बाहर होते हैं आप? बाहर ही गुजारते हैं? मैं बाहर, और अगर बाहर गुजारते हैं तो ईद कैसी है? ये पाकिस्तान की ईद इज़ वेरी डिफरेंट एंड कंपैरेटिवली जो लोग दुनिया भर में जहाँ भी रह रहे होंगे वो ये एडमिट करेंगे कि पाकिस्तान की ईद का कोई मैच नहीं है। चाहे वो यूरोप की ईद हो, यूएस की ईद हो या यूके की ईद हो, पाकिस्तान में यू कैन एक्चुअली रिलेट एंड आपको एंड खास तौर से जो बकरीद है जिसमें जिस तरह आप देखते हैं कि रश लगा हुआ है एंड जानवर जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये तो आपको दुनिया में किसी हिस्से में देखने को नहीं मिलेगा। अभी हमारी कुछ दिन पहले अभी एक गेस्ट से बात हो रही थी, बल्कि इनफैक्ट ईद के पहले दिन भी हमारे साथ गवर्नर साहब आए, तो उन्होंने बोला कि जो बाहर पर फेस्टिविटी होती है नॉर्मली पाकिस्तान में उस तरह की फेस्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती। आप बकरा ईद की बात तो कर रहे हो, बट स्टिल बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मुझे लगता है जो पाकिस्तान से दूर लोग होते हैं वो ज्यादा उस चीज को ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं और कम्युनिटी इवेंट्स बेसिकली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें जो कम्युनिटी मीटअप्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर जो हमारे कुछ काउंसिल जर्नल्स होते हैं वो अपने घर पे ईद के यूजुअली डिनर्स थ्रो करते हैं एंड मीट एंड ग्रीट्स करते हैं ताकि कम्युनिटी को और वो जो घर वाली फील है ना वो मेंटेन रहे। तो ये वाली एक चीज़ है डेफिनेटली, लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज़ अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान की ईद जो है उसका मैच, उसके खाने एंड आपको जो इतने लंबा ब्रेक मिलता है खास तौर से, मेनली फैमिली का जो गेट टुगेदर होता है,
पूरी फैमिलीज इकट्ठे फैमिली होना। गेट टुगेदर, आपको ये वेट नहीं करना पड़ता कि मंडे को ईद है तो सैटरडे को ईद हम सेलिब्रेट करेंगे, बिलेटेड ईद, क्योंकि दूसरे दिन सबका ऑफ होगा। तो एक ईद से हटके एक और ईद आपको सेलिब्रेट फेस्टिविटी का जो एलिमेंट है वो बरकरार रहता है। चलिए थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट की तरफ भी आ जाता है। एज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर, एक तो ये कि आजकल हर कोई बना फिरता है, तो मैं तो इस टर्म से बड़ा परेशान हो जाता हूँ समटाइम्स व्हेन आई सी पीपल कि हर कोई ये करे। ये बेसिकली है क्या, थोड़ा सा समझाएं किस शख्स को, किस शख्सियत को हम डिजिटल इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इट रेफर्स टू? अच्छा, सबसे पहले तो ये एक बहुत वास्ट टर्म है इन्फ्लुएंसर वाली, एंड अगर आप इन्फ्लुएंसर की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। उनके कहने पे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर, वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। तो कुछ लोग रिलेट करते हैं कि शायद सिर्फ जो इंस्टा स्टोरी लगाते हैं ये इन्फ्लुएंसर होता है। ये डेफिनेटली इट्स नॉट द केस। जब आप देखते हैं कि कोई सीजन आता है लाइक इर्तुगरुल गाजी आता है एंड उसको प्राइम मिनिस्टर एंडोर्स करते हैं कि ये सीजन देखें, तो उसकी रेटिंग ऑल टाइम हाई चली जाती है एक साथ। तो ये होती है एक इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन जिसको लोग फॉलो करते हैं एंड उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर आता है। तो ये एक ये डेफिनेशन एक जनरल इन्फ्लुएंसर, एक जनरल इन्फ्लुएंसर की। अच्छा, उसे नॉर्मली हमने बहुत सारी अभी अपने इर्द गिर्द देखे, जैसे जैसे शुरू में बहुत कम कॉन्सेप्ट होता था कि बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स थे जो रजिस्टर्ड थे, हमें सोशल मीडिया पे नजर आते थे या टीवी पे नजर आते थे। मेरे ख्याल से अब डिजिटल मीडिया की एक्सेस ने बहुत सारी चीज़ों को आसान भी कर दिया। डू यू अग्री कि हमने उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, या हम उन चंद गिने चुने जिन इन्फ्लुएंसर की बात को सुनते थे या वैल्यू करते थे वो कहीं ना कहीं कम हो रही है? टोटली एग्री विद यू। एंड जैसा आपने देखा कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा तादाद में अब हमें नजर आते हैं, एंड खास तौर से ये राइज हमें देखने को मिला ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड। कि कोविड में जब हमने देखा काफ़ी बिजनेसेस जो है बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे टू मेक देयर एंड्स मीट। काफ़ी इस तरह के डिज़ाइनर्स हैं जिनके जो शायद कारीगर या जो लोग काम कर रहे थे वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में थे, एंड उस लिहाज से जो ऑर्डर नहीं आ पा रहे थे तो जॉब लॉस भी हो रहा था। मेन एडवर्टाइजमेंट करने के शायद आपके पास उतना अमाउंट, उतना कैपिटल नहीं था, लेकिन अब जो है जब थ्रू इन्फ्लुएंसर जब आप उनको पीआर पैकेजेस भेजते हैं या आप जैसे खूबसूरत लोग जब वो पीआर पैकेजेस रिसीव करते हैं अपनी स्टोरीज पे अपलोड करते हैं, उसका कंपनीज को बड़ा फायदा हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर हम इसको इसी तरह लेके चलें तो एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम अपने ब्रांड की वही लेवल की मार्केटिंग कर सकते हैं और हम और ज्यादा लोगों में पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसमें लेट मी बी अ बिट मोर टेक्निकल, आई एम सॉरी, बट ये है कि अब कुछ लोग, अब जैसे आप बात करें, आपकी बात से समझ आ रहा है कि आप इस काम को समझते भी हैं चलते हुए, और जब एक ब्रांड आपको रीच आउट करेगा तो थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी को पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड ही शुड एंडोर्स। लेकिन मे बी आपके फॉलोअर्स उस एक टिकटॉक बनाने वाले लड़के लड़की बच्चे से बहुत कम हो जो किसी गांव देहात में बनाता है, मे बी हैविंग अ मिलियन फॉलोअर। तो रीच कंपनी को वो देगा, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट को आप जैसा इन्फ्लुएंसर देगा, तो कंपनी ज्यादा रीच को प्रेफर करेगी या अपनी प्रोडक्ट के उस एम्बेसडर को जो कि बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको? अच्छा, ब्रांड इन माय ओपिनियन दे गो फॉर द रीच, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वेरी ट्रू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब जो है ब्रांड्स भी काफी स्मार्ट होते जा रहे हैं एंड उन्होंने अपने कुछ डिजिटल डिपार्टमेंट्स खुद ही से बना लिए हैं। यूजुअली ब्रांड जो है पीआर कंपनीज को हायर करते हैं टू लुक आफ्टर दीज पर्टिकुलर थिंग्स, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपको या इनको एज इन्फ्लुएंसर का लेना है अपने किसी भी ब्रांड के लिए, तो वो आपको स्टडी करेंगे फॉर अ मंथ और टू, स्टॉकिंग करेंगे आपकी बाकायदा, एंड वो आपको देखेंगे कि आपका जो प्रोफाइल है उस पर किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग कमेंट करते हैं, एंड आपका ट्रैफिक किस तरह का है। फिर वो आपके इनसाइट्स निकाल के आप ही को भेजेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। ये हाँ, इतनी उन्होंने ऑब्जर्वेशन की होती है। नॉर्मली होता है कि जब भी कोई ब्रांड आपको अप्रोच करता है वो आपकी प्रॉपर फीड को चेक करता है, वो इंस्टाग्राम है चाहे वो फेसबुक है, देन दे अप्रोच यू फॉर देयर प्रोडक्ट्स और समथिंग लाइक दैट। उज़ैर, आप ह्यूस्टन में भी हो, वहाँ पे आप होस्टिंग भी करते हो, यू थिंक कि हमारे मुख्तलिफ जो कहने शोबे है ज़िंदगी के जिसमें हम अपने आप की कुछ भी सर्विसेज दे रहे हैं, आप एज अ होस्ट कर रहे हो, एज अ मॉडल कर रहे हो, तो ये भी इन्फ्लुएंस करना ही होता है एक तरह का, लेकिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस तरह की नहीं है। आप समहाउ इसको एग्री भी करूंगा इस बात से, लेकिन लोग ऑफ कोर्स फॉलो करते हैं। हमने देखा कि एक इसका मैं नेगेटिव एस्पेक्ट भी शेयर करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग दिस टाइम हमने देखा कि टॉप 20 इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट अपलोड हुई, जिसमें इंस्टाग्राम पे वो लोग उन लोगों के बारे में बताया गया कि जो ऑलमोस्ट $1 मिलियन लेते हैं एक पिक्चर पोस्ट करने के, जिसमें ड्वेन जॉनसन, काइली जेनर और ये सब लोग मौजूद हैं। इनको देख के एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि जब वो आप देखते हैं कि उनकी एक परफेक्ट फिजिक है, एक टीनेजर लड़की है, एक टीनेजर लड़के की फुली पम्प्ड अप बॉडी है जी, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, तो उनका जो आई लैशेस हैं और मेकअप ऑन पॉइंट है, तो समहाउ आपको एक डिप्रेशन की तरफ भी धकेल देता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। कैसे करेंगे हम? जबकि उनकी इतनी सारी चीजें आर्टिफिशियल होती हैं। ऑफ कोर्स यू नो कि यहाँ पे भी इतनी सारी चीजें लोग कर रहे हैं टू लुक बेटर, एंड क्योंकि वो उनका काम है, वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ऑडियंस भी तो डिफरेंट है ना, ऑडियंस डिफरेंट है, लेकिन उनको देख के हमने भी यहाँ पे
देखा कि जो स्किन वाइटनिंग चीजें थी वो आनी शुरू हो गई और बहुत सारे fillers और इन्फ्लुएंसर्स बकायदा इंडोर्स करते हैं उन एस्थेटिक्स को जो मेरे ख्याल से बगैर इस्तेमाल आइडियल किए, नहीं है। बगैर इस्तेमाल बगैर किए देखे। एंड यूजुअली लोग बाकायदा सैलून्स की तरफ भी जाते हैं विदाउट एनी मेडिकल हेल्प या डॉक्टर्स के पास जाने से बेहतर वो सैलून्स की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा नुकसान ये हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम सोशल मीडिया को देखते हुए हम उसकी जो ऑडियंस है ना उसको थोड़ा सा हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ये तो 20-25% लोग हैं जो हमारी तरह थोड़ी बहुत 2-4 लफ्ज़ अंग्रेजी के बोल या समझ भी लेते हैं। 70-80% लोग तो देहातों में रहते हैं, तो वो वही वाइटनिंग क्रीमें और वही सुरमे और वही चीज़ें यूज़ करते हैं अभी, और बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। ऑब्वियसली दैट्स व्हाई दे हैव द बिगर बजट्स, मतलब पूरी PSL की टीम स्पॉन्सर कर देती है ऐसी कंपनीज, हमने तो ये भी देखा है। खैर आगे बढ़ते हुए ईद के हवाले से कुछ कहिए, जो लोग इस वक्त ईद मना रहे हैं, आपके दोस्त भी, बाकी लोग, क्योंकि कोविड है, बड़ी कैसे different डिफरेंट है, हाउ यू सी दिस ईद, एनीथिंग यू वांट टू से? ईद जो है उस पर मैं ये लोगों से यही कहूंगा कि जिस तरह आप पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं ईद करते पे, रहिए। इसी तरह करते रहिए। बहुत अच्छी तस्वीरें हमें देखने को कंपटीशन मिली। बढ़ जाएगा आपका, मतलब competition में आ जाएंगे लोग बहुत मतलब सारे। सही है, मतलब आप एग्री सही है, करेंगे इस बात से। तो आप पिक्चर्स लीजिए, अपलोड कीजिए, पहले दिन और दूसरे दिन का जो हमारे पास गैर सरकारी नतीजे बहुत अच्छा आ रहा है, लोग बहुत अच्छे लग रहे Okay. हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज थर्ड डे भी हमें अच्छी अच्छी पिक्चर्स लोगों की देखने को मिले। देखिए ये समहाउ एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है एंड आप अपनी खुशी का इजहार करते हैं, तो हमें क्रिटिसाइज नहीं करना अच्छा, चाहिए इस बात पे। फिल्टर्स, लोग लड़कियां लड़के बेचारे एक दूसरे के साथ इमरान दोस्तियां का हो जाती हैं। इतना दुख है, ये मेरा इतना बड़ा। बहुत दुख है, और बहुत लोगों का, लड़कों का खास तौर पे फिल्टर्स पे अक्सर लोग अक्सर लगते मुझे हैं। जो असल में देखे तो मतलब यार डोंट डू दैट। डिसअपॉइंटमेंट हो आपको जाती है। धोखा हुआ है किसी में, मुझे लग रहा है हाँ, कि इनके साथ बहुत शदीद धोखा हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक बार, कई बार, बार तो ये फिल्टर्स को तो बैन कर देना चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा, फिल्टर्स बैन होने चाहिए। फिल्टर्स बैन होने चाहिए। हैशटैग चलाइए, हैशटैग बैन फिल्टर्स और इंस्टाग्राम। सबसे ज्यादा इन मर्द हजरात को मसला होना है जो खुद भी फिल्टर्स लगाते हैं। उज़ैर, एक छोटा सा मैसेज हमारे देखने वालों को, चूंकि ईद का दिन है और आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं और आपने यहाँ की फेस्टिविटी को किस तरह से एंजॉय किया, जरूर मैसेज। अच्छा, बहुत एंजॉय किया, अभी तक 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं। आई होप तीसरा दिन भी आपके साथ स्टार्ट हुआ है, दिन का आगाज़ हुआ है, तो बहुत अच्छा गुजरेगा। एंड इसके साथ एज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर एंड मार्केटर ये ज़रूर कहूँगा कि आप जब सोशल मीडिया पे होते हैं तो आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्हेनेवर यू आर फॉरवर्डिंग अ कंटेंट या आप शेयर कर रहे होते हैं, देख लें कि वो ऑथेंटिक है और कोई ऐसी चीज़ शेयर ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। नेगेटिव कंटेंट को शेयर करना अवॉइड करें। एक चंद लाइक्स के लिए किसी को आप हर्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लाइक्स असल में प्रॉब्लम आती है नेगेटिव चीज पे, पॉजिटिव पे तो कोई लाइक करता नहीं है। जैसे हम न्यूज़ में कहते हैं कि नेगेटिव स्टोरी इज अ खबर, पॉजिटिव स्टोरी तो खबर ही नहीं है। खैर उज़ैर, इट्स ग्रेट हैविंग यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और दोबारा भी जब भी आप आए इंशाल्लाह जरूर आइए। Yes, we'd love to have you on show. पॉजिटिविटी फैलाते Thank you so much for coming. उज़ैर हसन हमारे साथ मौजूद थे और इनसे हमने थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात की, इज इन्फ्लुएंसर हिमसेल्फ, और जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल दौर ने हमारी जिंदगियां बहुत डिफरेंट भी कर दी हैं और बहुत आसान भी कर दी हैं और कहीं तरह से बहुत मुश्किल भी कर दी हैं। नेवर ट्रस्ट फिल्टर्स। ये दुख है। ब्रेक लेते हैं जी, अब बनती है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। तो जनाब, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा क्या, बल्कि प्रोग्राम तो खत्म ही हो गया। आज तीसरा दिन था और न सिर्फ ये प्रोग्राम अब खत्म हो रहा है, वैसे 3 दिन होते हैं, बाकी पूरा दिन तो पड़ा है, लेकिन हमारा आपके साथ ईद के शोज़ के हवाले से इतना ही साथ था, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा फन किया, इन्फॉर्मेटिव बातें की। वहीं पे एक बात में मुसलसल करता रहा, अपने आप को भी समझाता रहा कि खाना कम है, एतदाल के साथ खाना है और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखना है। हम सब पाकिस्तानी, सभी तो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशली बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल वो हैं जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करते, और उससे फिर हम सब का एक इमेज खराब होता है। एक्चुअली हम बार बार ये कहते रहे, ईद स्टार्ट होने से पहले भी जब बाजारों में हमने रश देखा, मवेशी मंडियों में रश देखा, कुछ बेएहतियातियां भी की गई हमारी तरफ से। हम सब कहते हैं बार बार कि कोविड है और हमें एहतियात करनी है, कुछ टाइम है, इंशाल्लाह ये टाइम गुजर जाएगा तो फिर हम दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। लेकिन जब तक हम इस नॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं है तब तक हमें एहतियात करनी है, कोविड के साथ लड़ना है और बहुत बहादुरी से लड़ना है। जिस तरह से हमने इस तमाम सिचुएशन पे खुद को भी कंट्रोल में रखा, गवर्नमेंट ने भी इकदाम लिए, लेकिन आइंदा भी आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि इस कोविड की सिचुएशन में एहतियात करें, मास्क पहने, SOPs को फॉलो करें, तभी आप खुद भी महफूज रह सकते हैं, अपने घर वालों को भी महफूज रख सकते हैं। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन आपने करवाना बिल्कुल नहीं भूलनी, और वैक्सीनेशन
ही जब होगी पूरी जो कह लिया एक इम्यूनिटी डेवलप होगी तभी हम इस कोविड से लड़ सकते हैं। तभी आप बाहर भी जा सकते हैं, एग्जैक्टली, और तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिल सकते हैं, सोशली एक्टिव हो सकते हैं। तो इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। और अभी हमारा शो देखने की वजह से अब हमने आपको शुरू में नहीं बताया था, लेकिन एक इनाम, एक प्राइज हमने आपको देना है, और वो अगले दिन की 2 दिन की छुट्टियां हैं। Oh yes, Saturday, Sunday की छुट्टियां। Saturday and Sunday and take लेकिन rest. बेस्ट ऑफ इनको देखना हाँ, best पड़ेगा। of, आपकी छुट्टी नहीं है, हमारी छुट्टी है, हम इस छुट्टी को एंजॉय करने वाले हैं। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर दीजिएगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।